नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी, आप देख रहे हैं सच किंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक है, इसमें बात करना सबसे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही अहम टॉपिक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे। वो करेंगे लाहौर में होने वाला PDM का जलसा, जो भी मुतवक्किल है 13 दिसंबर को। इसके अलावा हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बड़ी अहम टॉपिक्स और रिसेंट जो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स वो बड़ी अहम हो रही हैं, और ये वो कहते हैं डिफाइनिंग मूवमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होता है, वो ये ऊँट जा किस वक्त बैठता हुआ पाकिस्तान किस समुत में आगे जाता है, तो इसका तयन भी इन्हीं लम्हात में ये सब हो रहा है। तो इसका हम देखेंगे कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात कब हुई और कैसे हुई, उसमें क्या बातें हुई, उसको डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा हम जो नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात को डिस्कस करेंगे, उनकी मुलाकात में यानी कि उनकी टेलीफोनिक मुलाकात में उनके अंदर क्या बातचीत हुई और क्या नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन करने जा रहे हैं, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम जो मज़ीद टॉपिक्स हैं उसमें हम ये भी देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में PM इमरान खान की क्या हिकमत अमली होगी और वो क्या एक्शन लेंगे और उनकी फाइनल मूव्स क्या होंगी, इसको हम मद्देनज़र रखेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम ये भी देखेंगे कि जो काजी फ़ाइज़ साहब की जो नई पटिशन है उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने क्या नए इल्ज़ाम लगाए हैं, और उन्होंने साबिक चीज़ों से खुसर साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, और फिर उन्होंने क्या बातें की है कि मुझसे क्या मुहैया तौर पर इस्तीफ़ा लेने का मुतालबा किया गया था साबिक चीज़ों से। तो ये भी एक नया मोड़ आ चुका है उस केस में भी, तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सलीम मांडवी वाला साहब जो है उनका केस का जो है वो बड़ा ही अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होती जा रही है, और उसमें जो है आने वाले दिनों में देखेंगे इसमें क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, और उसमें जो नैब को जो धमकियाँ दी थी इस्लामी मंडी वाले ने, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि फिर नैब ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया और चेयरमैन नैब ने इस वाले से क्या बातें की, और क्या ये इंक्वायरी बंद कर दी है या इसके ऊपर तहकीक़ात जा रही हैं, तो इस वाले से बातचीत करेंगे। तो इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ही अहम है, तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। तो उसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी तकरीर, यानी कि जिन्होंने फाइनल तकरीर की जिसमें उन्होंने आवाम से खिताब किया, जिसमें एक बार फिर अपने इलेक्शन इल्ज़ाम का इलेक्शन 2020 के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे उसको दोबारा दोहराया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन को नहीं मानता, लेकिन एक 46 मिनट की तकरीर थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उसमें काफ़ी और बातें भी की, तो उसको भी हम नज़र डालेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो इस वक्त इसराइल के जो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेड कुशनर साहब, वो जो इस वक्त दौरे पे हैं सऊदी अरब और कतर और दूसरे दिगम वाले के, तो उस पर देखेंगे कि क्या सऊदी अरब और कतर में जो है दूरियां जो ख़त्म होने जा रही हैं, और क्या वहाँ पे नए ताल्लुकात क्या आपस में ताल्लुकात जो उनके बहाल होने जा रहे हैं, तो उसको नजर डालेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल टॉपिक्स में हम देखेंगे कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो एक अर्ज़ से बंद जो एयर स्पेस बंद थी वो अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है, तो इसको भी हम नज़र दौड़ाएँगे, उसको भी हम अपने मौज़ूए बहस बनाएंगे इसको भी। और उसके अलावा हम जो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखेंगे कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है Pfizer की, क्या उस वाले से क्या किसी किस्म के उसके देखेंगे कि ये 100% तौर पे क्या ऑथेंटिक है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और क्या ये मुकम्मल तौर पे काबिल इस्तेमाल है। तो इस वजह से देखेंगे क्या बरतानिया ने जल्दबाजी तो नहीं की इस वाले से इसको अडॉप्ट करके उसको यूज़ करके। और जर्मनी जो उसका जिसमें बेसिकली जर्मनी में Pfizer का प्लांट था बेसिकली, तो क्या जर्मनी जो है उसने इसको अडॉप्ट किया है, और क्या वो भी इस वाले से मुकम्मल इसका एग्जामिन करेगा, इसको अप्रूवल देगा। तो इस बार देखना ये कि क्या जल्दबाजी में कोई बड़ा नुकसान न कर बैठे हैं मालिक जो अभी इस वैक्सीन के आने, क्योंकि जो कहते हैं बताने कहते हैं कि इसके 70% जो है वो इसके सक्सेस रेशो है। तो अब देखना ये कि क्या 70% सक्सेस रेशो के साथ जो है क्या ये मुकम्मल तौर पे आपको वो इम्यून करती भी है या नहीं, और क्या ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी, तो सबसे डिस्कस करेंगे। तो सब चलते हैं हम नेशनल टॉपिक्स के ऊपर। तो नेशनल टॉपिक्स हमारे बहुत ही अहम टॉपिक्स है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो PDM का लाहौर में होने वाला जलसा है वो बहुत ही अहम होने वाला है। और ये भी देखेंगे कि इसमें क्या कोई बड़ी तकरीरें होती हैं, क्या इसमें कोई बड़ी बातचीत होती है, क्या इसमें बड़े धमकियाँ दी जाती हैं, क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल की जाती है, या इसमें कोई बड़े पैमाने पर प्रेशराइज करने की कोशिश की थी गवर्नमेंट को, तो ये भी देखना बाकी है। उसमें अहम चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पहले मुबैना तौर पर कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे, तो अब वो कहते हैं कि मैं कोरोना से बहुत नेगेटिव आ चुका हुआ है, तो अब मैं हो जो से मैं शिरकत करूँगा और पार्टिसिपेट करूँगा। तो ये देखनी है कि क्या ये कोरोना वायरस वाकई में इतना ख़तरनाक था, और क्या ये वाकई उनको हुआ था, तो ये भी देखना बाकी है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि PDM में जो दीगर सियासी मतें हैं वो सब पूरा एडीओटी का जोर लगा देंगे इस लाहौर को कामयाब बनाने के लिए। उस वजह से मरीम नवाज़ ने चंदा मुहिम का भी आगाज़ किया है, तो इस पर चंदा मुहिम का आगाज़ किया कि लाहौर के शहर से कहेंगे वो चंदा दें ताकि हम ये लाहौर जब सके इंतजाम को मुकम्मल कर सकें। और इस वजह से एक और चीज़ भी कही है उन्होंने
कि लाहौर पहले जो गुजरात में जलसा होता वो तो पूरा पूरा स्पॉन्सर किया था खुरम दस्तगीर साहब ने, और पूरा उन्होंने पैसा लगाया पानी की तरह वहाँ पे, पूरा स्पॉन्सर था। लेकिन लाहौर में उनको ऐसा कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं मिल सका। हालांकि ख्वाजा बरदान थे, ख्वाजा सादिक फ़िक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, फिर इसके बाद दूसरे जो थे और भी हैं। तो हाँ, तो उनने क्यों नहीं स्पॉन्सर किया लाहौर जलसे को, और क्यों नहीं इन्होंने उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और क्या वो मरीन नवाज को उस बयानी से इख्तलाफ करती हैं जो कि वो नवाज को जो बयानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी पाकिस्तान जो बयानी एंटी पाकिस्तान के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी जो आगे लेके चले हैं, और क्या वो प्रो इंडिया बयानी जो आगे लेके चले हैं उससे दुनिया क्या कर रहे हैं ख्वाजा सादिक फ़िक और ख्वाजा इमरान नज़ीर और दूसरे जो मुस्लिम के है। तो ये भी देखने बाकी है। और दूसरा ये भी देखेंगे कि क्या ये जो लाहौर का होने वाला जलसा है इसमें कुरान की SOP को मुकम्मल फॉलो किया जाता है, और क्या इसमें वो उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती हैं उस तरह से जिस तरह से ये मुल्तान में उड़ाई गई थी धज्जियाँ कुरान की। तो उसमें से मैंने से भी कहा कि हम गली गली रैलियाँ निकालेंगे। तो क्या गली गली रैलियाँ निकालने का मकसद ये है कि आप गली गली कोरोना फैलाएंगे, आप गली गली मोहल्ले कोरोना फैलाएंगे? तो ये भी देखने बाकी है। और उस वक्त में ये देखेंगे कि ऑपोजिशन और PDM है वो जानबूझ के कोरोना फैला रही है इस वक्त मुल्क में, ताकि मुल्क में कोरोना के इसमें बेइंतहा इजाफा हो और मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया जा सके, मुल्क की इकॉनमी को फ्लैट किया जा सके। और क्या ये जानबूझ के मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की साजिश तो नहीं है ऑपोजिशन की तरफ से, PDM की तरफ से? तो ये भी देखना बाकी है। और इस वाले से हम देखेंगे कि PDM का जलसा जो है ये अब कहते हैं कि इसमें मौलाना फजल मान जो है वो क्या कोई यानी कि इंतहाई सख्त मुखब जो है वो भी इख्तियार कर, लेकिन जो बैक एंड पे जो भी स्टोरीज चल रही है वो बहुत ही अहम है। उस वाले से कुछ इतलात ये हैं कि मौलाना फजल मान जो है वो बेसिकली अब मान चुके हुए हैं कि जी मुझे गवर्नर का ओहदा चाहिए, और गवर्नर का ओहदे के लिए वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। तो क्या देखना ये बाकी है कि क्या वो गवर्नर के ओहदे के लिए राज़ी होते हैं, और क्या वो अब जब गवर्नर का ओहदा उनको दे दिया जाता है तो क्या वो उसके ऊपर इत्तफाक करेंगे, और क्या वो अपनी उस तरह की आगे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं? तो ये भी देखना बाकी है। तो आप बीच में अब ये देखेंगे कि अब बीच में जो बकिया PDM जो पार्टीज़ हैं क्या वो भी आपस में बार्गेनिंग कर रही हैं, क्या वो भी अब आपस में कुछ लोग की हसद कर रही हैं, और क्या वो आपस में ही ब्लैकमेलिंग और इस तरह की यानी कि अजीब सियासत को फ़रोग़ दे रही है? तो इसमें अब देखेंगे कि मुस्लिम नून को देखें तो मुस्लिम नून में इस वक्त मरीम नवाज की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, हमजा शहबाज के साथ, और ये कहा जाता है कि बहुत ही अहम मुलाकात थी जिसमें कहा यह जाता है कि दुनिया को दिखाया जाए, इन लोगों को बताया जाए कि जी हमारा ख़ानदान एक है और हमारे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, और हम सब एक ही मौक़िफ़ पे आगे चल रहे हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयान नहीं किया। तो ये इससे तासुर देने की कोशिश की गई है मरीम नवाज की तरफ से कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज वो इस सेम पेज पे है। हालांकि वाकई में अंदर से ये सेम पेज में है। बेशक शहबाज शरीफ डिप्लोमेसी की पॉलिसी इख्तियार किया, मरीम नवाज जो है वो फाइटिंग मोड की पॉलिसी जो है वो इख्तियार करें। तो लेकिन अंदर से इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरह से NRO लिया जाए। तो ये NRO की बार्गेनिंग के लिए जो है ये सब ड्रामा या जो दोस्तों राज्यों में किए जा रहे हैं, मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो इसमें देखना ये है कि मरीम नवाज ने जो मुलाकातें की है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का, तो उसमें ने कहा है कि हम नवाज शरीफ के एजेंडे को आगे लेके चलेंगे, आगे रिफॉर्म करेंगे, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मरीम नवाज के हुई मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और इसमें जो ख्वाजा सादिक फ़िक साहब और दूसरे जो थे उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आप मरीम नवाज की पार्टी लाइन को फॉलो करें, और मरीम नवाज जो कह रहे हैं उसको आगे उसी के एजेंडे को आगे लेके चलें मरीम नवाज के। तो उसमें फिर उसका आपने देखा होगा कि ख्वाजा सादिक फ़िक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1-2 दिन पहले, उसमें उन्होंने काफ़ी सख्त लहजा दोबारा से इख्तियार किया हुकूमत के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो हालांकि पहले वो हिचकिचा रहे थे कि मैं कौन सी पार्टी लाइन को फॉलो करूँ, शहबाज शरीफ नहीं है, तो अब उन्होंने दोबारा से कैसे नवाज शरीफ मरीम नवाज की पार्टी लाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो डबल विकेट पे क्यों खेल रहे हैं, और पहले दिन से डबल विकेट पे खेल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और दोनों ब्लफ कर रहे हैं वो, यानी कि मरीम नवाज को भी धोखा दे रहे हैं और हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दे रहे हैं। और इनका मेन एजेंडा यही है कि किसी न किसी तरीके से NRO जो है वो हासिल किया जाए। तो देखना ये है कि PDM के 13 दिसंबर को होने वाला जैसा कि अपनी किस रुख जाता है, और उसकी बेल जो है मंडे जा पाती है नहीं, तो ये भी देखने बाकी है। और उसका फिर अगर हम देखेंगे अगर ये जलसा नाकाम हो जाता है तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या PDM जो आते हैं उसके फेस करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी देखना बाकी है। तो इस वजह से हम अगर दूसरे टॉपिक जाते हैं तो दूसरा टॉपिक यह है कि जो नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की जो आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, वो अपने राब्ते में हैं, तो उसमें ऐसी क्या खुफिया बातचीत हुई है और उसमें क्या ऐसी वो मामला हुए हैं। तो उसमें हम देखिए बताते आपको बताते चलें कि आसिफ ज़रदारी ने खसूसी तौर पे नवाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनको कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करें और हमारे साथ भी मुलाकात करें। तो और वो कोशिश ये करें आसिफ ज़रदारी के नवाज शरीफ को मुज़ाकरे के टेबल पर लेके आएँ। हालांकि आप किस मौजू पर उनसे बातचीत करेंगे, मुझे तो समझ ये नहीं आती कि आप उनको टेबल पर ला के क्या करेंगे, यानी कि किस मौजू पर बात करेंगे। उन्होंने पहली चीज़ ये रखनी कि आप हमें NRO तो क्या आप उनको NRO देने के लिए तैयार हैं इसका तो फिर ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि NRO जो है वो मुल्क से कौम से गद्दारी होगी, मुल्क को फिर दोबारा पीछे 10 साल पीछे धकेल देंगे, माशी तबाही
तबाही जो आपकी आवाम को मुसल्लत करी जाएगी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बेसिकली ये मुलाकात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो थी क्या असद ज़रारी ने किसी कहने पे की या खुद की, तो ये भी देखना बाकी है। और असद ज़रारी ने फिर नवाज शरीफ साहब को एक नई ऑफर की कि आप हमारे साथ एक नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन करें। तो ये नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है फिर क्या मुल्क को एक मुल्क के आवाम से इंतकाम लेने की साजिश है, जिसने से पहले 2007 या जो भी है बेनज़ीर का जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, तो उसमें जो आवाम कहा दिया गया था मुझे तो कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम से भरपूर इंतकाम लिया गया 2008 से लेकर 2013 तक। और आवाम को जिस तरह से माशी उनका इस्तेहसाल किया गया तो वो भी आवाम के सामने है। लेकिन अब दोबारा से ये नया जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की जो बातें हो रही हैं, एक ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक तरह फिर आवाम को धोखा देने की साजिश है और आवाम को फिर एक तरह से 10 साल पीछे धकेलने की साजिश है, मुल्क को 10 साल पीछे धकेलने की साजिश है कि आप फिर वही पीछे 10 साल के रहेंगे। आपने क्या तहैया कर लिया कि आपने हर 10 साल बाद से एनाउंस करके फिर मुल्क को 10 साल पीछे लेके जाना है, फिर आपने बड़ी मुश्किल गिनते दोबारा फिर उसमें फिर आगे एनाउंस करके फिर मुल्क को 10 साल पीछे ले जाना है। तो ये तो पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए और अब ये एनाउंस जो है वो किसी भी सूरत किसी को भी नहीं मिलने चाहिए। तो मेरा तो ये बयान है। लेकिन ये असद ज़रारी नवाज शरीफ मुलाकात में तो अभी यही बातें हो रही हैं कि जी एनाउंस के आप बात में राज़ी हों, बातचीत के टेबल पे आए, एक्स्ट्रा से बात करें, आप दूसरों से बात करें, तो ये पॉलिसी जो मंतक से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। तो अब देखेंगे, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आपकी ये पॉलिसी जो है एनआरओ की या जो भी आपकी जो बातचीत किया ग्रैंड डायलॉग की पॉलिसी है क्या आप इस पे यूथ को कन्विंस कर सकते हैं? क्या आप इस पे नौजवानों को बता सकते हैं कि आप वही 80 की पॉलिटिक्स को आप 2020 में नहीं चला सकते? मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी क्या करें, फैसला तो जिनके हाथ में उन्होंने करना है। फिर ऐसे नहीं, अब हम अब बात कर चलेंगे कि अब इसमें फाइनल इमरान खान की क्या हिकमत अमली होगी और इमरान खान जो है वो इस वाले से क्या सोच रहे हैं और क्या वो आगे मौजू क्या लेके चलेंगे। तो उसमें देखना ही है कि इमरान खान तो साहब ने तो अपनी क्लियर कट कह दिया हुआ है कि वो अपोजिशन को और पीडीएम जमातों को किसी भी सूरत में किसी भी किस्म का एनआरओ जो है वो नहीं देंगे और किसी भी किस्म की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। तो जहाँ तक बात है ये ग्रैंड डायलॉग की, तो ग्रैंड डायलॉग पर आप करेंगे किस बात पे करेंगे? ठीक है, ऑपोजिशन बातों से ऑपोजिशन बातें करेंगी, आप नैब को ख़त्म करेंगे, तो क्या आप नैब को ख़त्म करेंगे? ऑपोजिशन बातें करेंगे आप हमें एनआर दें, आप क्या एनआर दे देंगे? ऑपोजिशन कहेंगे कि आप हमारी लूटी दौलत को माफ़ कर देंगे, क्या उनकी लूटी दौलत को माफ़ कर देंगे? तो फिर वो कहेंगे कि जी आप ये करते हैं। तो फिर इस तरह से आप करते करते तो फिर सारी चीज़ें वो आप तो फिर वो जीरो पे आ जाएंगे दोबारा से, जिसमें आप वो आगे चले गए थे। तो फिर वो पाक साफ होकर ड्राई क्लीन होकर फिर दोबारा पाकिस्तान पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और फिर दोबारा वही लूट मार का सिलसिला फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने तो कहा है कि अगर अपोजिशन बातें हैं वो इमरान खान को नहीं गिरा पाई 20 जनवरी से पहले, तो फिर ये बात तय है कि फिर अपोजिशन का एक भी रहनुमा जो है वो जेल से बाहर आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो केसेस हैं वो इनके अपने ही बनाए हुए हैं। मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी को बनाया, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम के ऊपर बनाए हुए हैं। तो इमरान खान ने तो एक भी केस नहीं बनाया इनके ऊपर। तो इतने इनके केस इतने सॉलिड है, इतने इनके ओपन शर्ट हैं कि ये चाहते हुए भी नहीं बच सकते। यानी कि अगर उनको कहे ना कि कोई आगे कहे कि मैं भी गवाही देता हूँ जी कि ये बेगुनाह है, तो फिर भी ये नहीं बच सकते, क्योंकि इनके पास खिलाफ एविडेंस इतना खुला इनके ओपन है कि कोई भी एविडेंस को जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। तो अब देखना ये है कि क्या इनका इंतजाम करता है। इमरान खान ने तो पहले क्या करा है कि अगर आप इमरान खान को ये ना हटा पाए तो फिर ओपन जमातें और जो गवर्नमेंट में मौजूद जो कुछ जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी जो वो अक्रॉस द बोर्ड होगी और फिर कोई भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं पाएगा। तो अब बात करें इस्लामी मांडविया साहब की, तो इस्लामी मांडविया साहब जो है वो उनका जो स्टांस है, उनका जो केस है वो सब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि नैब ने पहले इनको 2 नोटिस जारी किए थे कि तलब की है, तो उसको तलब किया गया था। तो उसमें इस्लामी मांडविया साहब ने कहा था कि जी मैं क्यों पेश हूँ, मैं तो इसमें हूँ नहीं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है इसमें, ये बेनामी ट्रांजेक्शन मेरा क्या ताल्लुक बेनामी ट्रांजेक्शन से, तो ये है वो फलां है। तो फिर उन्होंने धमकी दी कि उन्होंने कहा जी कि देखें जी मेजर नोटिस भेजेंगे, मतलब फौज को नोटिस भेजेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को नोटिस भेजेंगे, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से वो बातें करते हैं। तो फिर उन्होंने चेयरमैन साहब को भी धमकी दी। तो फिर चेयरमैन साहब ने अगले दिन नोटिस लिया इस चीज़ का, उन्होंने कहा कि जी मैं नोटिस कैंसिल करता हूँ इस्लामी मांडविया साहब को। फिर इस्लामी मांडविया साहब ने कहा कि मैं इनको कायमा कमेटी में बुलाऊँगा चेयरमैन साहब को, फिर वहाँ पर उनसे ये पूछूँगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की। तो ये अगर आप हर पार्लियामेंट यही करेगा कि वो चेयरमैन साहब को ही बुला लेगा या तहकीकाती इदारों को कमेटी में बुलाएगा, तो फिर आगे तहकीकात कैसे बढ़ेगा आगे, और फिर मुल्क में शफाफ अकाउंटेबिलिटी कैसे मुमकिन होगी। तो ये देखना बाकी है। और अगर आपने अपना को रोल मॉडल बनाना है तो आपको अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करना होगा और अपने आप को आम के सामने क्लियर करना होगा कि एक अच्छा और साफ सुथरा सियासतदान ही जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है।
और अगर आपने कोई करप्शन नहीं की तो आप सीधा ही आपके कहें कि आपको एविडेंस नहीं पाई, देखिए आपका जो मेरे पर इल्ज़ाम है गलत है, ये मैं सबूत है, ये चीज़ है, तो आप इसके ऊपर फैसला करें। तो नाज़रीन, जहाँ तक बात रही काजी फ़ायज़ साहब की, तो काजी फ़ायज़ साहब का जो केस है वो तो सब उलझता ही जा रहा है और इस पर एक के बाद एक नया ट्विस्ट और टर्न एंड ट्विस्ट आता जा रहा है। और अब जो पिटीशन आई है काजी फ़ायज़ साहब की, तो उसमें एक नए इंकशाफात किए गए हैं, नए इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तो इस पर देखना यह है कि काजी फ़ायज़ साहब ने ऐसे क्या कहा है साबिक चीज़, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में, और उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, तो ये भी देखेंगे। तो उसमें कहते हैं वही तौर पर कहते हैं कि जैसे काजी फ़ायज़ साहब ने जो है वो कहा है कि जी जैसे वही तौर पे जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था, और ये इस्तीफ़ा जो था उन्होंने उनके कहने पे मांगा था। तो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम जो हैं बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं, और इसके ऊपर जैसे आसिफ सईद खोसा साहब को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, ज़रूर मीडिया पर बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या इसमें सच्चाई है या कि इसमें हकीकत है या नहीं है, या ये सिर्फ इल्ज़ाम हैं, बेसलेस एलिगेशन है जैसे काजी फ़ायज़ साहब की तरफ से। और इसमें सिर्फ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि काजी फ़ायज़ साहब को चाहिए कि अगर आपने कोई इसमें गलत नहीं किया, कोई आपने गलत काम नहीं किया, तो आपको किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवाम आपके साथ है, नेशन आपके साथ है, तो आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इसकी रसीदें जो है वो आके प्रेजेंट कर दें, ताकि मामला जो है खुश उसलूबी के साथ जो है मामला हल हो जाए, और उसमें किसी किस्म की अबहम या कोई भी डाउट जो है किसी जहन में बाकी ना रहे। तो उसमें अगर ये है कि अगर आपकी वाइफ इंडिपेंडेंट थी या बच्चे जो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप उनको चाहिए कि वो आके अपनी रसीदें जो है वो FBI में जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें आके पेश कर दें कि ये हमारे ज़राए आमदन थे, और हमने इन ज़राए से जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं लंदन में या फ्लैट जो है लंदन में परचेज़ किए हैं, और ये उनकी रसीदें हैं, ये उनकी बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ इस बैंक से ट्रांजेक्शन हुई थी, इस बैंक में रिसीव हुई थी, और उस बैंक की जो भी लंदन फ्लैट की जो रजिस्ट्री है उसमें दिखा देंगे भाई ये देखिए ट्रांजेक्शन है, ये हमारे नंबर फ्लैट है। तो ताकि मामला मुकम्मल एक हमेशा के लिए हल हो जाए, उसमें फिर किसी भी किस्म को डाउट बाकी ना रहे। और हाँ, अगर उनके पास ऐसी कोई रसीद नहीं है तो फिर यही अज़्यूम किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने जो है वो गिफ्ट की अपनी बेगम को या अपने बच्चों को जो है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो अपना एक दफ़ा ये नाम क्लियर करवा के अपने रसीदें दे के रसीदें पेश करके फिर आप ये अपने आप को क्लियर करवा लें, और फिर अब जब एक दफ़ा अपने आप को रसीदें देके अपना नाम क्लियर करवा लेंगे तो फिर आपको पूरा मौका होगा कि आप जाके फिर बेशक आप साबिक जिस आपको भी यानी कि नोटिस भेज लें आप डेफेमेशन का, फिर आप बेशक जो दूसरे जिन जिन के बाद आपको लगता है कि जिन में अब मेरा नाम बदनाम किए, मैं इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उनको आप बेशक हत्या की इज़्ज़त का नोटिस भेजें उनसे। आप पूरा आप उस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड पर होंगे, आपके पास एक पूरा स्टांस होगा कि आपने अपने आपको पहले क्लियर करवाया, आपने उन इल्ज़ामों को गलत साबित किया जिनके जो लोग कहते हैं कि आपके पे इल्ज़ाम हैं। तो अगर आप उनका इल्ज़ाम को गलत साबित कर देंगे तो फिर आप एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर होंगे, और आपके पास फिर मॉरल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी, और आवाम की सपोर्ट भी आपके साथ होगी कि देखिए जी वो ये जज था जिसने अपने आप को क्लियर करवाया, और ये अब इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा, इसने अपने इल्ज़ाम को गलत साबित किया, और अब जाके इसने जो है वो कानून की बालादस्ती जो है वो यकीनी बनाई है, और जाके अब जिन अफराद ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे तो उन अफराद के खिलाफ वो कार्रवाई करे तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा। तो इसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका इसे सब कुछ चाहिए अपना नाम जो है वो क्लियर करवा दें, अपनी रसीदें जो है अगर आपके पास होंगी ज़ाहिर बात है तो आप उनको पेश कर दें, ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल जो है वो हमेशा के लिए जो है ये मामला हल हो जाए, और फिर आप माशाल्लाह तरक्की करें, आप आला दर पहुँचे। तो आवाम की दुआएं और आवाम की सपोर्ट जो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ अब चलते हैं हम इंटरनेशनल टॉपिक्स हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। तो हम जो आज इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ही अहम है, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सऊदी अब कतर की जो मामला हैं वो अब देखेंगे कि वो उसमें बर्फ़ क्या पिघलने वाली है, और क्या जो अब ये मामला जो पहले अरूज में पहुँच गई थी सऊदी अरब कतर के दरमियान, ये एक बाइकआउट जारी था सऊदी अरब का कतर के लिए, तो वो क्या बाइकआउट अब ख़त्म होने जा रहा है, और ये बाइकआउट कौन ख़त्म करवाने जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इस वक्त अमेरिका का है, और इसमें सबसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन या आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में कर लें तो वो इसराइल का भी इसमें है। तो उसमें हुआ कुछ हुआ है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो थे रॉबर्ट ओब्रायन, और उसके अलावा जो जेड कुशनर साहब का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने फौरी तौर पर दौरे किए सऊदी अरब के भी कतर के भी, और फिर उन्होंने दोनों रहनुमाओं को बाइकआउट ख़त्म करने की ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, और उनका बाइकआउट जो है वो ख़त्म भी करवाया। अब इस वजह से सऊदी ने अपनी पॉजिटिव रद्द का इज़हार किया है, और सऊदी ने कहा कि हम ये बाइकआउट जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं और ताल्लुकात जो है बहाल करने जा रहे हैं कतर के साथ। तो एक तारीखी मौका है कि एक काफ़ी
काफ़ी अर्से के बाद जो है सऊदी अरब जो है वो कतर के साथ मामला जो है अपने बहाल ताल्लुकात जो है बहाल करने जा रहा है और मामले जो है मामूल पे आने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी और सऊदी अरब की और कतर के ताल्लुकात मामला जो हल करवाने में और इनको बहाल करवाने में। तो अब जहाँ तक बात है सऊदी की, तो सऊदी अरब जो है उसने अपनी जो एयर स्पेस है वो इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन कर दी है और अब तमाम कमर्शियल जो परवाज़ें हैं या जो कमर्शियल जो चीज़ें यानी कि कमर्शियल परवाज़ें जो है वो अब आराम से जो है फ्लाई करके सऊदी अरब के स्पेस यूज़ करके जो है वो दूसरे मुल्कों पे जा सकती हैं इसराइल की, और इस वाले से अब इसराइल के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मिडल यानी कि अरब कंट्रीज़ के वाले से। और जहाँ तक बात रही कि अब ट्रंप साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं और इसराइल इस वाले से क्या करने वाला है, तो ये बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। तो इसमें इसराइल जो है वो अब उस नई मूव्स जो है वो खेल रहा है इस वक्त। जहाँ तक बात रही यानी एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरुद्दीन की शहादत और असैसिनेशन के वाले से, तो उसमें देख रहे हैं कि अमेरिका के टॉप सीनियर ऑफिशियल जो है वो एक दावा कर रहे हैं कि इस असैसिनेशन में जो है वो ईरान जो है इसराइल जो है वो बराह रास्त जो है वो मुलव्वस नज़र आ रहा है। और देखना ये है कि इसराइल ने इस मौके पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस असैसिनेशन में, और एक नई तरह की एक मॉडर्न किस्म की जो असैसिनेशन थी वो ये की गई। और ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम चल रही हो, लेकिन वीडियो गेम नहीं थी, ये हकीकत थी। हकीकत में ऐसा जो था वो हो रहा था। और वो गाड़ी जो थी जिस गाड़ी से मशीन गन से जो फायरिंग की जा रही थी, तो वो ऑटोमेटिक मशीन गन जो थी वो यूज़ की गई। और वो जब काम उनका पूरा हो गया इसराइल का या मोसाद का, तो उसके बाद वो गाड़ी जो थी वो ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रॉय हो गई। ये बहुत ही हैरानकुन बात थी कि जिस बंदे ने एक गाड़ी परचेज़ की वो कुछ दिन पहले ही ईरान से जो था वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया था और वहाँ पे उसने पनाह ले ली थी। तो ये भी बहुत अहम बात है कि ये चंद दिन पहले या एक दिन पहले जो था वो वहाँ से ईरान से फ़रार होने में कामयाब भी हो गया और वो काम भी पूरा हो गया मोसाद का या अमेरिका का, जो जिसने भी काम करवाया। तो ये एक नई तरह की असैसिनेशन सामने आई है और ये बहुत ही हैरानकुन चीज़ें जो हैं वो मामला जो है सामने आई है। तो अब देखना ये कि क्या ये जो असैसिनेशन है तो क्या ईरान इसका बदला देता है। ईरान जो है वो कहता है कि एक दफ़ा जब हमारे पास कंक्रीट एविडेंस हमारे पास आ जाए तो उसके बाद जो हम वो ज़रूर सख्त एक्शन लेंगे। और इस वजह से यूएई भी जो है वो अपनी डिफेंस प्रिपरेशन जो है उसकी अरूज पे पहुँची हुई है। अमेरिका ने भी बड़े जो हैं वो सब मिडल ईस्ट में जो है वो पहुँच गए हुए हैं। और इसराइल जो है वो या तो इसराइल कोई ऐसी कार्रवाई करेगा या फिर ईरान जो है वो भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मैं पहले भी आपको किसी ने बता चुका हूँ कि ईरान जो है वो 20 जनवरी का इंतज़ार करेगा और देखेगा 20 जनवरी तक जो है वो जो बाइडेन साहब जो हैं अपनी पहली स्पीच में क्या अपने वादे दोहराते हैं और क्या वादों को तकमील का ऐलान करते हैं। तो ये भी देखना बाकी है। तो साथ ही चलते हैं डोनाल्ड साहब को। डोनाल्ड साहब जो उस वक्त इंतहाई यानी कि वो कहते हैं ना कि वो उनके आखिरी लम्हात हैं और वो इन आखिरी लम्हात में जो हैं कि वो समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक फ़ाइनल स्पीच की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों। तो उस स्पीच में उन्होंने जो है वो एक बार फिर जो है उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके ऊपर कि जी ये जो चीज़ें थी, ये इलेक्शन जो थे वो रिग्ड थे और ये इलेक्शन में जो था मुबैना तौर पर जो थे वो धांधली की गई, इसमें जो वोटर फ्रॉड किया गया और ये जो सारी इलेक्शन जो था वो चुरा लिया गया सीआईए की तरफ से और जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो थी वो धांधली की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उसी यानी कि 40 मिनट की तकरीर की डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये 40 मिनट की तकरीर के उन्होंने फिर दोबारा अपने इलेक्शन में जो धांधली रिगिंग के इल्ज़ाम थे उनको दोहराया। और फिर उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ मैनुअल फ्रॉड हुआ है, मैनुअल वोटिंग में फ्रॉड हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी फ्रॉड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी जो है वो हैकिंग वो दूसरी चीज़ें वो की गई हैं। और ये जो इलेक्शन फ्रॉड जो है इसको जो है वो अगर ना रुका गया तो ये फ्यूचर में भी आगे कंटिन्यू होगा। मैं 2024 में जो है वो मज़ीद ताकत के साथ जो है वो पावर में आऊँगा और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन जो है वो रोकता है। यानी डोनाल्ड साहब जो है वो भरपूर मोड में 2024 का इलेक्शन अब कंटेस्ट करने में। तो एक दफ़ा वो अपनी शिकस्त से और तकरीबन तक तस्लीम कर चुके हुए हैं। और तो अब फाइनल जो हमारे पास टॉपिक से आ गया था वो टॉपिक हमारे पास बहुत ही अहम था, वो था कोरोना वैक्सीन की वजह से फाइजर की जो वैक्सीन अब मार्केट में आ चुकी हुई है और वो वैक्सीन जो है अब यूके ने फौरी तौर पर इस वैक्सीन की अप्रूवल दे दी हुई है और वो वैक्सीन जो है फौरी तौर पर जो है वो यूके में इस्तेमाल की जाएगी। तकरीबन 7 मिलियन लोगों को जो है वो ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। 7 मिलियन कहते हैं 2 मिलियन लोगों को जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और बेसिकली 20 मिलियन की वैक्सीन 40 मिलियन की वैक्सीन इन्होंने मंगवाई है और ये 20 मिलियन लोगों को लगाई जाएगी, क्योंकि एक बंदे को 2 वैक्सीन लगनी है, यानी कि 2 शॉट्स लगने हैं एक वैक्सीन के।
तो ये यानी कि अब यूके जो है उसको एक्सेस यूज़ करने गया था, तो इसमें जो सक्सेस रेट है वो कहते हैं यूके जो क्लेम कर वो क्या है 70% इसका सक्सेस रेशो है। लेकिन जहाँ तक बात है दूसरे ममालिक तो वही कह रहे हैं कि अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको मुकम्मल तौर पे 100% इम्यूनिटी देगी या 100% आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, और क्या ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको देगी या सिर्फ टेम्परेरी इम्यूनिटी देगी, तो ये भी देखना बाकी है। और दूसरा ये कि ये जो जर्मनी जहाँ पे ये वैक्सीन जो है जिस कंपनी थी ये Pfizer, उसने भी अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दी एटलीस्ट Pfizer कंपनी की। और उन्होंने कहा कि हम पहले इसकी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करेंगे, इसको मुकम्मल तौर पर एग्जामिन करेंगे, इसकी एक एक चीज़ को टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगर हमें लगेगा कि ये चीज़ अब मुकम्मल तौर पर इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके मुकम्मल तौर पर सही है और ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर हम इसकी अप्रूवल देंगे और इसको हम जो है वो अपने मुल्क में नाफिजुल अमल करेंगे। और सिर्फ ये जो है हम वैक्सीन यूज़ करेंगे सिर्फ जो इससे मुतासिर अफराद हैं, और किसी सेहतमंद फ़र्द को जो है ये वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। तो ये देखने बाकी है कि क्या जर्मनी इसको देता। अभी अमेरिका ने भी इसकी अप्रूवल नहीं दी, और उसमें डॉक्टर फाउची का बयान जो है बहुत ही अहमियत का हमला, जिन्होंने कहा था कि बरतानिया ने कुछ जल्दबाजी कर दी है इस वैक्सीन को अप्रूवल देने में और उसको यूज़ करने में। तो उसके बाद फिर डॉक्टर फाउची साहब ने जो है वो फिर दोबारा एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि मैं माजूर करता हूँ उस बयान की जो कि मैंने कुछ दिनों पहले दिया था ये बरतानिया के वाले से कि पता नहीं क्यों इतनी जल्दी की इस वैक्सीन को अप्रूवल देने में और Pfizer की वैक्सीन को यूज़ करने में। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। तो ये आपके सामने चीज़ें हैं, तो आप पाकिस्तान को चाहिए कि बहुत ही सोच समझ कर एहतियात के साथ जो है ये पहले इसकी मुकम्मल तौर पर जाँच पड़ताल करें, इसको चेक करें, इसके इंग्रीडियंट्स को चेक करें, और चाइना से इस वैक्सीन को टेस्ट करवा लें कि या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और क्या इसके कोई वो तो नहीं होंगे जो समझे जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ क्लेम करें। तो फिर उसके बाद इस वैक्सीन को जो है वो यूज़ किया जाए, ताकि आपको एक तरह से क्लैरिटी हो कि इसमें जो है जो भी चीज़ आप यूज़ कर रही हैं ये सेफ़ और ऑथेंटिक और हेल्थी है, और ये आपको आपकी ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित होगी। तो इन दुआओं के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करें।